गुड मॉर्निंग बच्चों। पार्ट सेकंड है अपना आलोक धनवा का। तो आलोक धनवा का जीवन परिचय, तो वही मैंने आपको बताया था कि किसी भी कवि का परिचय देते समय हमें 5 से 6 पॉइंट जो आपको हमने बता रखे हैं उसी तरह आपको लिखने हैं कि आलोक धनवा का जन्म किस राज्य के, किस जिले के, किस गांव में, किस सन को हुआ। फिर जैसे ये है कि आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रुनो की बेटियों से प्रसिद्धि हासिल हुई। दुनिया रोज बनती है एकमात्र इनका संग्रह है। इनको पुरस्कार भी मिले, सम्मान मिले। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, ये इनके पहले सम्मान हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबान याद रही है। आलोचक का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में सक्रिय रहे। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग, कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। अब इस पाठ्य पुस्तक में जो आलोक धनवा की रचना है उसके बारे में, उसका जो भाव है वो आपको मूल भाव यहाँ बताया गया है। कविता का सार जो है बताया है, कविता का प्रतिपाद्य, यानी एक प्रश्न आपको 3 प्रकार से पूछ सकते हैं कि आलोक धनवा की पतंग कविता का प्रतिपाद्य बताइए, आलोक धनवा की कविता पतंग का मूल भाव बताइए, आलोक धनवा की कविता का जो पतंग है उसका जो है उद्देश्य बताइए। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, आरोह में पाठ्य पुस्तक से ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंब उदाहरण बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं। बालपन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है। दिशाओं में मृदंग बजते हैं, मृदंग ढोल नगाड़े। जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अंधेरे के बाद शरद उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी इनके साथ हैं? तो कवि का यहाँ उद्देश्य है कि एक जो बच्चा होता है वो किस तरह से अपनी नए उत्साह, नई उमंग, नए जोश और नए साहस के साथ
किस तरह चुनौतियों का सामना करता है। वो पतंग के सहारे आसमान में उड़ान भरता है। बच्चा मन का सच्चा होता है, लेकिन उसके जीवन में वो ऊंचाइयों को छूना चाहता है, चाहे उसके सामने कितनी ही चुनौतियां क्यों ना आए। छतों से गिरने का डर, गर्मी का डर, लेकिन इन सब से बेपरवाह होकर वो अपनी पतंग को, जो कि रंग बिरंगी पतंगें होती हैं, उनको उड़ाने का प्रयास करता है। तो कवि इसके माध्यम से ये कहना चाहता है कि बच्चों की तरह हमें भी जिंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो चुनौतियाँ, जो मुश्किलें, जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनसे डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो कवि इस कविता को किस प्रकार से आप और हमें समझाने का प्रयास करता है बच्चों के माध्यम से, वो हम अब पढ़ते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। देखिए, बारिश का जो मौसम होता है, उसमें भाद्रपद जो महीना होता है, वो लास्ट महीना होता है बारिश का। उसके बाद शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। तो इसमें कवि कहता है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंख जैसा लाल सवेरा। देखिए, जो यहाँ जो सूर्य है, जो उषा काल में सूर्य उदय होता है, तो वो लाल रंग का होता है। तो यहाँ खरगोश की आंखों जैसा, किस उसका उदाहरण दिया है, अलंकार कौन सा अलंकार, उदाहरण अलंकार, कि यहाँ सूर्य को खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब यहाँ शरद ऋतु, पुल, शरद ऋतु का और पुलों से क्या तालमेल। तो यहाँ कवि कहता है कि शरद ऋतु कब आती है, शरद ऋतु आती है बरसात के बाद। तो बारिश के मौसम में इतना ज़्यादा पानी गिरता है कि उन मतलब पानियों को, उन नदियों के जो पुल बने हुए हैं, उन्हें पार करता हुआ शरद ऋतु आया, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यहाँ देखिए, एक दूसरा उदाहरण दिया है कि शरद ऋतु का मानवीकरण कर दिया और उसे एक चमकीली साइकिल पर बैठकर आने वाला बताया। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, जिस प्रकार से साइकिलिस्ट जो होता है, साइकिल चलाने वाला होता है, वो जब बाजार में चलता है तो साइकिल पर एक घंटी लगा लेता है ताकि उससे सब साइड दे दें। तो यहाँ कवि ने शरद ऋतु को ही एक मानवीकरण करते हुए साइकिल पर बैठकर तेज गति से चलाता हुआ, घंटियां बजाता हुआ जोर जोर से आ रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। चमकीला यहाँ क्यों कहा गया है, क्योंकि बारिश के बाद जो मौसम होता है, वातावरण में जितनी भी जो धूल होती है, जो उस पर जमी हुई होती है, पेड़ पौधे पहाड़, है ना, इन सब पर आसमान बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। एकदम जो सवेरा होता है वो बिल्कुल उजला हुआ सवेरा होता है। तो यहाँ कवि कहता है कि जब शरद ऋतु का आगमन हो जाता है तो आसमान, वातावरण एकदम साफ हो जाता है। तो कवि कहता है कि शरद ऋतु साइकिल चलाता हुआ, घंटी बजाता हुआ तेज गति से आ रहा है और अपने जो उसका रूप है वो बड़ा चमकीला है, और चमकीले रूप से वो इशारों के माध्यम से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को क्या कर रहा है, बुला रहा है, चमकीले इशारे से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कहने का तात्पर्य कि बच्चे का जो मन होता है वो बड़ा मुलायम, बड़ा कोमल, बड़ा ही सरल होता है। तो यहाँ कवि कहता है कि वो जो साइकिल पर बैठकर शरद ऋतु घंटियां बजाता हुआ अपने चमकीले इशारों से बच्चों को जो बुला रहा है, और उसके लिए, वो पतंग उड़ाने के लिए ऐसा मौसम बना रहा है जो कि बच्चों के मन के अनुरूप है, यानी मुलायम है, ताकि बच्चे उसमें अपनी पतंग को उड़ा सकें। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि कवि यहाँ शरद ऋतु के आगमन पर, वर्षा ऋतु के गमन पर शरद ऋतु आती है तो उसमें
किस प्रकार से बच्चे जो हैं ऐसे वातावरण में किस प्रकार से अपना खेल खेलते हैं, और उसमें वो जो शरद ऋतु है वो बच्चों की कोमलता को देखते हुए उस मौसम को भी वो बड़ा ही कोमल और मुलायम बना देता है। तो कहते हैं सबसे तेज बौछारें गई, भादो आया, सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल जो सूर्य है वो उदय हुआ। शरद ऋतु वर्षा ऋतु में आए हुए पानियों के पुलों को पार करता हुआ अपनी चमकीली साइकिल पर बैठकर तेज गति से साइकिल चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए चमकीले इशारों के माध्यम से बच्चों को अपनी तरफ बुला रहा है। कैसे बच्चों को? जो कि पतंग उड़ाना चाहते हैं, और आकाश को इतना कोमल इतना मुलायम बना दिया ताकि बच्चे आसानी से अपनी पतंग उड़ा सकें। देखिए बेटा, कहते हैं कि जब कोई भी बच्चों का आइटम बेचने आता है, बच्चों के लिए जो भी सामग्री लाता है खाने पीने की, आपने देखा होगा कि किस तरह से वो गलियों में, किस तरह से सड़कों पर वो एक ऐसी घंटी या हॉर्न बजाते हैं जिससे कि बच्चे उनको समझ जाते हैं उनको देख करके, है ना, और वो उसकी तरफ दौड़े चले जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ कवि ने शरद ऋतु को चमकीली साइकिल पर बैठते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए ताकि बच्चों को वो सुने और बच्चे पतंग उड़ाने के लिए वहाँ इकट्ठे हो जाएं और आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने लग जाएं। तो इसमें दो प्रश्न बनते हैं बेटा। एक तो है कवि आलोक धनवा का जीवन परिचय, और दूसरा बनता है कि यहाँ एक तो ये है कि कवि ने शरद ऋतु को जो है किस पर बैठ कर आता है और उसका क्या क्या वो बच्चों को लुभाने के लिए क्या क्या प्रयास करता है। तो शरद ऋतु चमकीली साइकिल पर बैठकर आता है, पुलों को पार करता हुआ दो दो से घंटी बजाता है ताकि अपने चमकीले इशारों से कि बच्चे उसकी ये आवाज़ सुनकर उसका ये रूप देखकर इकट्ठे हो जाएं और पतंग उड़ाना शुरू कर दें। तो बेटा ये था आपका चैप्टर। तो कल फिर इसके आगे की जो कविता है वो आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।